Welcome to the class of Measurement Basic and Multimeters. What is measurement? The measurement of a given quantity is an act or result of comparison between the quantity whose magnitude is unknown and a predefined standard. Measurement एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद ए नोन स्टैंडर्ड. What are the basic requirements of स्टैंडर्ड? अब स्टैंडर्ड जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड. वो जो स्टैंडर्ड है वो डिफाइन होना चाहिए एक्यूरेटली. ये नहीं हो कि वो कम है या ज़्यादा है, पर एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए और सभी उसे एक्सेप्ट करें. द apparatus used and method adopted must be provable. और मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी apparatus यूज़ कर रहे हैं, दैट मेथड मस्ट बी प्रूवेबल. यानी कि अगर कोई भी पर्सन उसको मेजरमेंट को कैरी करता है तो वही रिजल्ट आना चाहिए, मतलब प्रूवेबल होना चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता. स्पेसिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग. तो इंजीनियरिंग फील्ड में मेजरमेंट का क्या महत्ता है, क्या योगदान है? वी ऑल नो दैट ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग हैव टू मेजर फंक्शंस विच कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट मेजरमेंट. मेजरमेंट के बगैर जो दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, पहला है डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस. किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में हमें इक्विपमेंट को, प्रोसेसेस को डिज़ाइन करना पड़ता है. जैसे हम नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, उनका डिज़ाइन. और दूसरा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस. हमने एक बार डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद उस इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, रख रखाव की ज़रूरत पड़ेगी, और उस प्रोसेस को रख रखाव की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये दोनों ही फील्ड, चाहे वो डिज़ाइन का हो चाहे मेंटेनेंस का हो, इसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट थिंक ऑफ दीज टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मेथड, इन दीज मेथड्स द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड. द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए न्यूमेरिकल नंबर एंड ए यूनिट. इस मेथड में हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को विद ए स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ ए क्लोथ, जैसे मीटर लेंथ का एक स्टैंडर्ड होता है शॉपकीपर के पास. जब उसने 2 मीटर कपड़ा काटना है तो वो 2 बार उसको मेजर कर लेगा. सो दिस इज ए डायरेक्ट मेथड. मेजरमेंट बाय दीज मेथड्स आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड इन्वॉल्व ह्यूमन फैक्टर्स एंड कैन बी इनएक्यूरेट. अब इन मेथड्स की प्रॉब्लम है कि ये मेथड ह्यूमन फैक्टर पे काफ़ी डिपेंडेंट है. अगर इंसान गलती कर दे उसको नापने में तो एरर का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमेशा ये पॉसिबल नहीं है. जैसे मान लीजिए कि हमें अर्थ से मून का डिस्टेंस नापना है तो हम मीटर रॉड तो नहीं यूज़ कर सकते. दूसरे मेथड्स हैं इनडायरेक्ट मेथड्स. इन दिस मेथड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू डिटरमिन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स. इसमें अब हम हेल्प लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की. इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सब ने देखा है वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए. नाउ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात चली है तो 3 तरह के हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को: मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. टू स्टार्ट विद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स थे, द फर्स्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय मैनकाइंड वर मैकेनिकल इन नेचर. सबसे पहले मैनकाइंड ने, जो इंसान ने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए वो मैकेनिकल टाइप के थे, पर इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं. दैट इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक कंडीशंस. जब कंडीशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, एट ए फास्टर रेट चेंज होती हैं, तब ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनको फॉलो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, दीज हैव मूविंग पार्ट्स, मास इन्वॉल्व इज सफिशेंट. तो ये देते हैं हमें इनर्शिया प्रॉब्लम, इसीलिए ये स्लगिश हैं, स्लो होते हैं. Moreover, these also produce a noise. So these are the source of noise. इसके बाद हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग द आउटपुट ऑफ डिटेक्टर्स आर मोर रैपिड देन मैकेनिकल मेथड्स. इसके बाद डेवलप हुए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो नो डाउट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा फास्ट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी नॉर्मली मैकेनिकल मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं. जैसे वोल्ट मीटर का ही एग्जांपल है. वोल्ट मीटर में भी जो इंडिकेटर है, स्केल एंड पॉइंटर, दैट इज़ ए मैकेनिकल पार्ट. तो जहाँ जहाँ मैकेनिकल पार्ट आते हैं फिर से इनर्शिया की प्रॉब्लम आ जाती है और स्पीड की प्रॉब्लम आ जाती है. इसके बाद हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ इट इज़
Most of the industrial and scientific measurements require very fast responses. आज के युग में बहुत ही फास्ट चेंजेस हमें मेजर करने पड़ते हैं. इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे कैन नॉट कोप अप विद दीज रिक्वायरमेंट्स. वो इतने तेज नहीं हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें द ओनली मूवमेंट इन्वॉल्व इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है. अब इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे हैं वो, तो नेचुरली उनका मास कम है. मास कम है तो इनर्शिया भी कम है उनका, बहुत ही नेग्लिजिबल है. फॉर एग्जांपल आज CRO ऐसे अवेलेबल हैं विच कैन फॉलो द डायनेमिक चेंजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स, 10⁻⁻⁹. इतना फास्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आज CRO के रूप में अवेलेबल है. अगर हम आगे बात करें, हायर सेंसिटिविटी ड्यू टू एबिलिटी ऑफ पावर एम्पलीफिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर सिग्नल बहुत ही एम्पलीट्यूड सिग्नल का बहुत ही कम है आफ्टर डिटेक्शन, तो भी हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं टू ए सफिशिएंट लेवल. लेकिन ऐसा फीचर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, उतना एफिशिएंट नहीं है. और एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की? वो एडवांटेज है कॉम्पैक्ट एंड लाइट. इनका साइज बहुत ही छोटा है, वेट कम है. नेक्स्ट इज लो पावर कंजम्पशन. इनकी पावर कंजम्पशन बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स. साथ ही साथ रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है. वी कैन हाईली रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. गलती के चांसेस, एरर के चांसेस कम हैं. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फील्ड टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अगर हमें अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें हम कम्युनिकेशन टेक्निक्स लगा सकते हैं. एक एरोप्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करनी है तो भी हम कम्युनिकेशन का फील्ड ही यूज कर सकते हैं. देयर कैन नॉट बी ए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन ए स्पेस क्राफ्ट एंड द अर्थ स्टेशन. तो उसमें भी जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन का फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज करने पड़ेंगे हमें. ऐसे ही दिस इज एन ईरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन. और कंप्यूटर्स, हर चीज़ को हम, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, कोई भी चीज़ हो, हम कंप्यूटर्स के ईरा में जा रहे हैं. एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड नाउअडेज. तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर कंप्यूटराइजेशन पॉसिबल नहीं. एक और क्लासिफिकेशन है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स. These instruments give the magnitude of the quantity under measurement in terms of physical constants of the instrument. ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें अगर हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो हमें एक, आप समझें कि एक फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. किस चीज़ की वैल्यूज? उस इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल कांस्टेंट्स की, और फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका सीधा सा एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या रेलीज करंट बैलेंस. ये इसके एग्जांपल हैं. हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी उस इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट्स डालकर. तो ये काफ़ी एक मुश्किल सा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है. नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. These instruments are so constructed that the quantity being measured is measured by observing the output indicated by the instrument. इसमें हम क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं उसको हम इंडिकेशन से देख सकते हैं. आउटपुट इज इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट. दीज आर कैलिब्रेटेड. अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं बाय यूजिंग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जो ऊपर हमने अभी देखे, जो कि, या हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से जिनको हमने पहले ही कैलिब्रेट करके रखा हुआ है. अब इनके एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के? द एग्जाम्पल्स आर वोल्ट मीटर, प्रेशर गेज. दीज आर द एग्जाम्पल. प्रेशर गेज, यू ऑल हैव सीन प्रेशर गेज, कि हमने टायर प्रेशर चेक करना है तो टायर के साथ हम वो लगाते हैं प्रेशर गेज, तो डायल पे रीडिंग आ जाएगी. तो दीज आर द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें हमने बात करी कैलिब्रेशन की. तो कैलिब्रेशन, व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट विद द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. अगर सिंपल भाषा में इसको कहें तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक कैलिब्रेटेड, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर है, दूसरा वोल्ट मीटर हमने बनाया. तो जो कैलिब्रेटेड है उस पर भी वही इनपुट लगाएंगे और जिसको हमने कैलिब्रेट करना है उस पर भी वही वोल्टेज देंगे. अब हम देखेंगे कि क्या 5 वोल्ट, अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमने कैलिब्रेट करना है वो 5 वोल्ट शो कर रहा है, अगर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर 5 वोल्ट शो कर रहा है, तो हम उसको अपने, जो हम जिसको कैलिब्रेट कर रहे हैं इसी हिसाब से सेट करेंगे कि वो भी 5 वोल्ट शो करे. फिर हम जैसे 10 वोल्ट लगा देंगे, तो कैलिब्रेटेड 10 वोल्ट शो कर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं वो भी 10 वोल्ट शो करना चाहिए. तो कैलिब्रेशन का प्रोसेस है कि उसके स्केल को फिक्स करना, सो एज टू गिव द एग्जैक्ट रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग.
इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अब कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे एक्यूरेसी, इट इज द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। कितना नज़दीक है एक रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। अगर बिल्कुल नज़दीक है तो एक्यूरेसी अच्छी है, अगर उसमें डेविएशन है, वो हमने जो रीडिंग ली वो ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी खराब है। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट मीन्स कन्फर्मिटी टू ट्रुथ, ट्रू वैल्यू के कितने कंफर्म करते हैं, कितने पास हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन में है प्रिसीजन, इट इज द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स कि एक ही क्वांटिटी को हम बारी बारी मेजर करते हैं तो क्या रिजल्ट है, क्या वो सेम आ रहा है, दैट इज गिवन ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, के अलग अलग वैल्यूज जो हमारे पास आ रही हैं एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के बाद उसमें कितना एग्रीमेंट है, वो कितने आसपास हैं, अलग अलग तो नहीं। प्रिसाइज का मतलब क्या है, प्रिसाइज मीन्स क्लियरली और शार्पली डिफाइंड, जो कि क्लियरली डिफाइंड है। अगर हम एक if we take a set of readings, if a set of readings show precision, it means that results agree among themselves, कि हमने 4-5 रीडिंग्स ली और चारों पांचों रीडिंग्स से जो वैल्यू आ रही है वो आसपास है, इसका मतलब प्रिसीजन तो है। However, the agreement is no guarantee to accuracy, इसका मतलब ये है कि प्रिसाइज तो हैं वो रीडिंग्स जो क्योंकि आसपास आ रही हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो रीडिंग एक्यूरेट भी हों, यानी कि देयर इज नो गारंटी कि वो उसमें एक्यूरेसी है, कि उतनी ही वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों एक्यूरेसी और प्रिसीजन अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेंसिटिविटी। Sensitivity, it is the ratio of the change in the output, that is the response which the instrument is giving of the instrument to the change of the input or measured value। ये रेशियो है, एक रेशियो जिसके न्यूमरेटर में हम लेते हैं चेंज इन द आउटपुट और डिनोमिनेटर में है चेंज इन द इनपुट, दैट इज द क्वांटिटी विच इज स्पेसिफिकेशन। द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन रिस्पॉन्ड, वो छोटे से छोटा परिवर्तन ऑफ मेजर्ड वेरिएबल, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसमें क्या छोटे से छोटा चेंज है जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज एरर। एरर क्या है, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल इज नोन एज एरर। जो हमें मिलनी चाहिए थी रीडिंग एक्चुअली और जो हमें मिल रही है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर, ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स आर लार्जली ह्यूमन एरर्स, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ते वक्त, रीडिंग लेते वक्त गलती कर दी, मिस रीडिंग, हमने एडजस्ट नहीं किया इंस्ट्रूमेंट को, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट्स एंड कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स, कोई फार्मूला यूज करते हुए, मल्टीप्लायर लगाते हुए हमने कंप्यूटेशनल मिस्टेक कर दी, उसको कहते हैं हम ग्रॉस एरर्स। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एरर्स आर सिस्टमेटिक एरर्स, शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिफेक्टिव पार्ट्स एंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कभी कभी हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना हो जाए, उसमें कोई पार्ट डिफेक्टिव हो जाए और हमारी नॉलेज में नहीं है वो और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से जो एरर्स आएंगी, एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो जाए हमारे ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस वजह से जो एरर आएंगी उनको कहते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। और तीसरी तरह की एरर्स हैं रैंडम एरर्स। ये वो रैंडमली एरर्स जो रैंडमली हो जाएं, जिनके सोर्स का हमें ज़्यादा पता नहीं है, दीज एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉजेज, उनको हम कहेंगे रैंडम एरर्स। तो ये तीन तरह की एरर्स। नेक्स्ट इज लिमिटिंग एरर्स, जैसे कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स आर गारंटेड बाय मैन्युफैक्चरर टू बी विद इन सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने स्पेसिफाई किया एक रजिस्टर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 ओम्स प्लस माइनस 10%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दैट मैन्युफैक्चरर इज गारंटीड, वो गारंटी दे रहा है कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 450 टू 550 ओम्स के बीच में ही होगी, दैट मैन्युफैक्चरर इज गारंटिंग। तो इस टाइप को हम कहते हैं लिमिटिंग एरर, अगर इससे बीच में कहीं है, 500 नहीं है, या इसको हम गारंटी एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऐसे ही हमारे पास जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेटेस्ट से वोल्ट मीटर है, एमीटर है, उसमें भी इसी तरह से मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल,
A voltmeter can be specified to be within ±2% with full scale deflection. अगर full scale deflection से हम कोई उस वोल्टमीटर से रीडिंग ले रहे हैं तो वो रीडिंग ±2% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू के होगी. इस एरर, इसको कहते हैं हम लिमिटिंग एरर. लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है, अगर हम फुल स्केल यूज कर रहे हैं उस मीटर से तब हमें ये एरर ±2 मिलेगी. इफ द रीडिंग इज लेस देन फुल स्केल, अगर हमने फुल स्केल यूटिलाइज नहीं किया उसका, तो ये लिमिटिंग एरर अपने आप बढ़ जाएगी. फुल स्केल पे ±2% है, अगर कम होगी तो ये एरर बढ़ जाएगी. स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड इज ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब हमने पहले स्टैंडर्ड्स की बात करी थी कैलिब्रेशन करते हुए, तो अभी स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड है क्या. ये एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर हो सकता है, ऐसे वेट के लिए हम किलोग्राम यूज कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हैं. ए नॉन एक्यूरेट मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि सबको पता है, एक्यूरेट है, दैट इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी. इसको हम इस एग्जाम्पल से बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास. मास के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट है किलोग्राम. अब ये 1 किलोग्राम क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर. क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर का क्या मास होगा? एट ए टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज द टेम्परेचर ऑफ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी. तो डेसीमीटर क्यूब बना हुआ है जिसका वाटर का, जिसका की टेम्परेचर है 4 डिग्री, तो उसका जो भी मास होगा उसको स्पेसिफाई किया गया एज स्टैंडर्ड एज 1 किलोग्राम. अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, these have to be represented physically. जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, तो दिस मास इज रिप्रेजेंटेड बाय मटेरियल स्टैंडर्ड. मटेरियल का बना होना चाहिए, तो मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम होलो सिलेंडर. एक प्लेटिनम इरिडियम का होलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, जिसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम. और इसको कहाँ प्रिजर्व किया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है हमने? एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट स्वियर्स नियर पेरिस. पेरिस के नज़दीक है ये. इट इज़ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. तो एक इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम का होलो सिलेंडर, इसको वहाँ हमने रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये टॉप के स्टैंडर्ड्स हैं. इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट, मेंटेन्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो. इंटरनेशनल ब्यूरो में रखे जाते हैं सारे स्टैंडर्ड. इसके बाद इससे लोअर लेवल के जो आ जाते हैं उनको कहते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, मेंटेन्ड एट नेशनल स्टैंडर्ड लैब्स. तो जो हर एक कंट्री की नेशनल लैब्स हैं, स्टैंडर्ड लैब्स, उनमें ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स विद इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लेबोरेटरीज. और ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडस्ट्री मेजरमेंट लेबोरेटरीज में रखे जाते हैं. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज इनसे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स, वर्किंग स्टैंडर्ड्स कैलिब्रेट करा लेती हैं. यानी कि इंडस्ट्रीज जो हैं, दे अप्रोच टू द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स. वहाँ पे इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लैब्स में ये स्टैंडर्ड रखे हुए हैं. इनकी हेल्प से इंडस्ट्रीज अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स कैलिब्रेट करा लेती हैं. तो फोर्थ है वर्किंग स्टैंडर्ड्स. अब ये क्या है? यूज टू चेक एंड कैलिब्रेट जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. हर एक इंडस्ट्री में ये अपने अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो इन स्टैंडर्ड्स के से कंपेयर करके इंडस्ट्रीज अपने अपनी लैब के इंस्ट्रूमेंट्स फर्दर कैलिब्रेट कर सकती हैं. तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड्स नेशनल लेवल के, फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ये इंडस्ट्री लेवल के हो गए, और वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो इंडस्ट्री अपनी लैब्स में बाकी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करती हैं, उनको हम कहते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स. नाउ मल्टीमीटर, द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज जनरली नोन एज मल्टीमीटर. हालांकि हमारे पास मल्टीमीटर ऐसे भी हैं जिसमें कई अलग फीचर्स हैं, जैसे कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं, वो डायोड या ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, तो ऐसे भी हैं. लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे? मल्टीमीटर, मल्टी मीन्स बहुत और मीटर मतलब मेजर करना. तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस हुआ जिससे हम कई चीज़ें मेजर कर सकते हैं, और जनरली हम कहते हैं कि इससे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस कैपेबिलिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज वोल्ट, ओम, मिलीमीटर. ये वोल्ट है, ओम है और ये मिलीमीटर. वोल्ट यूनिट है वोल्टेज के, ओम यूनिट है रेजिस्टेंस के, और मिलीमीटर करंट के यूनिट्स हैं. तो इसको शॉर्ट में हम VOM भी कह देते हैं, VOM मीटर. इसका मतलब है कि ये वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, उसके बाद रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है,
और करंट भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट इज द एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर ऑल यूज ए बेसिक डी आर्सोनोवल मूवमेंट। तो ये सभी के सभी एनालॉग टाइप के जो मल्टीमीटर्स हैं वो सभी, चाहे हम उसको एज ए वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हो, चाहे एमीटर यूज़ कर रहे हो, चाहे मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हो, वो सभी के सभी क्या यूज़ करते हैं, वो बेसिक डी आर्सोनोवल मूवमेंट यूज़ करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मूविंग कॉयल मूवमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें सर्किट अलग अलग हो सकते हैं। वोल्ट मीटर का सर्किट अलग होगा, एमीटर के लिए सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही ओम मीटर के लिए सर्किट अलग होगा, लेकिन जो मूवमेंट है, जो नीडल और स्केल मूवमेंट है, वो सबके लिए बेसिक ही है मूविंग कॉयल टाइप की। अब मूविंग कॉयल मीटर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। यूज फॉर मेजरिंग करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। कॉयल या बेसिक मूवमेंट एक ही होगी, उसी से हम करंट भी मेजर कर सकेंगे, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। तो ये सभी के सभी मूविंग कॉयल मीटर जो हैं दे डिपेंड ऑन मूविंग कॉयल मूवमेंट, जिसको बेसिकली हम डी आर्सोनोवल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, which uses the interaction of a current carrying coil and a permanent magnet। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन किसकी होगी, एक इसमें कॉयल होती है, कॉयल को हमने परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। तो उस कॉयल में से जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें फोर्स इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉयल मूव होती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेट्स ऑन द मोटर प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर एक कंडक्टर है, उसमें से हम करंट पास करवाएं और उस कंडक्टर को हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। ये है बेसिक मोटर का प्रिंसिपल, और उसी सिद्धांत पे मूविंग कॉयल मीटर भी कार्य करता है। इसमें एक कॉयल होती है जिसको हमने परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब उस कॉयल में से जब हम करंट पास करेंगे तो उस कॉयल पे फोर्स लगेगी, जिससे कि वो मूव होगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मूविंग कॉयल। अब मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखें इसका ये डायग्राम, तो इसमें देखें ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है, इसका शॉर्ट फॉर्म PMMC मीटर भी है। इसमें यहाँ पर देखें ये तो पॉइंटर है, ये स्केल है जिस पे मूव करेगा, लेकिन बेसिक क्या है इसमें, बेसिक है इसमें मैग्नेट। ये मैग्नेट दिख रही है आपको, एक N पोल है इसका, एक S पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये बीच में अगर देखें आप, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये है वायर कॉयल थ्रू विच द करंट विल बी पास। और इस कॉयल को हमने कहाँ सस्पेंड किया हुआ है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको।